आज के इस एक्सप्लेनर में मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी। एक ऐसी स्टोरी जो मेटल्स के बारे में है। स्टोरी? सर, केमिस्ट्री में कब से स्टोरीज आने लगी? क्या तुम्हें पता है उस 1600 ईयर ओल्ड मिस्ट्री के बारे में? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर है, 8 मीटर्स टॉल, 6000 केजी का प्योर आयरन। और पता है सबसे अजीब बात क्या है उसकी? क्या? उस पे अभी तक रस्ट नहीं लगा। बट सर, मेरे घर के लोहे की ग्रिल तो एक बारिश में ही खराब हो जाती है। 1600 ईयर्स तक बिना रस्ट के कैसे चल सकता है कोई लोहा? एग्जैक्टली। और यही हमारा आज का अल्टीमेट मिस्ट्री है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी साइंस समझनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1, द साइंस ऑफ रस्टिंग। आखिर ये करोजन होता कैसे है? ओह नो सर, ये एक्टिविटी 3.14। एग्जाम्स में इसका डायग्राम हमेशा गलत बनता है मुझसे, और ये टेस्ट ट्यूब्स बिल्कुल याद नहीं रहते कि किसमें क्या था। अरे टेंशन मत लो, मैं इसको तुम्हारे लिए बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ। देखो, रस्टिंग के लिए ना आयरन को बेसिकली 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे तुम्हें एग्जाम क्लियर करने के लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों चाहिए, बिल्कुल वैसे ही आयरन को हवा और पानी दोनों चाहिए। ओके, देखो यहाँ हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं। ट्यूब ए देखो, इसमें एयर भी है और वाटर भी, तो ऑब्वियस सी बात है आयरन नेल्स रस्ट हो जाएंगी, राइट? दोनों कंडीशंस मिल गई उसको, यस। अब ट्यूब बी देखो, इसमें बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर है और उसके ऊपर ऑयल की एक लेयर है। अब इस ऑयल का काम क्या है? वो एयर को पानी में डिसॉल्व नहीं होने देता। तो यहाँ सिर्फ पानी है, एयर नहीं है। रिजल्ट, नो रस्ट। अच्छा, और ट्यूब सी में, उसमें तो कैल्शियम क्लोराइड दिख रहा है। एग्जैक्टली, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहाँ सिर्फ ड्राई एयर है, वाटर बिल्कुल नहीं। रिजल्ट, फिर से नो रस्ट। तो हमने लॉजिकली प्रूव कर दिया कि रस्टिंग के लिए मॉइस्चर और एयर दोनों एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। अच्छा, मैं समझ गई। मतलब आयन थोड़ा डिमांडिंग है। पर सर, क्या सिर्फ आयन ही खराब होता है? मेरे पास एक सिल्वर की रिंग है, वो भी टाइम के साथ काली पड़ गई है। अरे वाह, ग्रेट ऑब्जर्वेशन। और इसीलिए आयन अकेला नहीं है। जैसे तुम देख सकती हो, सिल्वर हवा में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके वजह से वो ब्लैक हो जाता है। और कॉपर, वो जो पुराने सिक्के ग्रीन हो जाते हैं। राइट, कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक ग्रीन कोट बनाता है, जिसे हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। मेटल्स के इस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस को ही हम कोरोजन कहते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, स्टॉपिंग कोरोजन डेड। आखिर हम इस प्रोसेस को रोकें कैसे? अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई है तो सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। हम अपने डेली आइटम्स को रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं? सर, सिंपल पेंट कर सकते हैं या उन पर ऑयलिंग कर दें? बिल्कुल सही कहा। पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये सब आम तरीके हैं जो हम घर में रेगुलरली यूज़ करते हैं। लेकिन साइंस और इंडस्ट्री थोड़ा आगे जाती है। हम गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग या अलॉयज बनाना भी यूज़ करते हैं इन मेटल्स को बचाने के लिए। सर, एक सेकंड रुकना, ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? ये टर्म सुनने में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लगता है मुझे। कॉम्प्लेक्स टर्म जरूर है, लेकिन मीनिंग बहुत सिंपल है। Galvanization is basically protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc. मतलब लोहे के ऊपर जिंक की एक पतली लेयर चढ़ाना। लेकिन सर, अगर वो जिंक की लेयर किसी वजह से स्क्रैच हो गई या टूट गई तो फिर तो लोहे पर वापस रस्ट लग जाएगा ना। यही तो इस प्रोसेस का मैजिक है। अगर जिंक कोटिंग ब्रेक भी हो जाए तब भी गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहता है। जिंक लिटरली अपना सैक्रिफाइस कर देता है आयरन को बचाने के लिए। फैसिनेटिंग, इजंट इट? And now for section 3, supercharging metals with alloys. अब आते हैं मेटल्स को लिटरली सुपरचार्ज करने वाले तरीके पर। ये सबसे पावरफुल मेथड है उनकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने का। सर, मुझे एक डाउट और है। प्योर आयरन तो बेस्ट होना चाहिए ना? प्योरिटी इज ऑलवेज बेटर, राइट? उसमें दूसरी चीजें मिक्स करने की क्या ही जरूरत है? ये अजम्पशन बहुत कॉमन है, बट साइंस में प्योरिटी हमेशा स्ट्रेंथ नहीं होती। देखो, प्योर आयरन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। जब वो गर्म होता है तो ईजिली स्ट्रेच हो जाता है। सोचो, अगर प्योर आयरन का एक लंबा सा ब्रिज बनाया तो गर्मियों में वो झूल जाएगा। ओ माय गॉड, तब तो पूरा ब्रिज ही गिर जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम उस प्योर आयरन में सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट, जस्ट अबाउट 0.05% कार्बन मिक्स कर दे तो वो एकदम हार्ड और स्ट्रांग बन जाता है। और इसी मिक्सिंग के सॉलिड कॉन्सेप्ट को हम अलॉय कहते हैं। By textbook definition, an alloy is a homogeneous mixture of 2 or more metals or a metal and a non-metal. Okay, sir, definition तो समझ आ गई मुझे, but now it is analogy challenge time. सर, इस टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट को हम रियल लाइफ में आखिर कहाँ देख सकते हैं? Challenge accepted.
तुम ऑर्नामेंट्स पहनती हो? हाँ, बिल्कुल पहनती हूँ। तो जो गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, क्या वो प्योर 24 कैरेट गोल्ड की होती है? नहीं, सुनार तो हमेशा कहता है कि 22 कैरेट गोल्ड बेटर होता है ऑर्नामेंट्स के लिए। बिंगो! प्योर 24 कैरेट गोल्ड इज इनक्रेडिबली सॉफ्ट। तुम उसे अपने हाथ से ही इजीली मोड़ सकते हो। इसीलिए उसमें 2 पार्ट्स कॉपर या सिल्वर मिक्स किया जाता है ताकि वो हार्ड बन जाए और ज्वेलरी अपनी शेप प्रॉपर्ली रिटेन कर सके। ये 22 कैरेट गोल्ड एक अलॉय ही तो है। अरे वाह, मतलब मेरी गोल्ड चेन एक्चुअली एक अलॉय है। दैट मेक्स सो मच सेंस। सी, साइंस इज एब्सोल्युटली एवरीवेयर। और हाँ, अलॉइंग करने से सिर्फ हार्डनेस नहीं बढ़ती, इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाते हैं। जैसे प्योर कॉपर एक एक्सीलेंट कंडक्टर है। हाँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमेशा यूज होता है वो, राइट? लेकिन जब हम कॉपर को जिंक के साथ मिक्स करके ब्रास बनाते हैं या टिन के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनीमोर। अब थोड़ा यहाँ फोकस करो, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्पेशल अलॉयज तुम्हें हमेशा याद रखने हैं। ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आते हैं। पहला है अमेल्गम। अगर किसी भी अलॉय में एक मेटल मर्क्यूरी है तो उसे हम अमेल्गम कहेंगे। ओके, गॉट इट। मर्क्यूरी मीन्स अमेल्गम। आई विल रिमेंबर दैट। दूसरा है स्टेनलेस स्टील। जब आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स करते हैं, ये हार्ड होता है और इसमें कभी रस्ट नहीं लगता। हमारे घर के बर्तन इसी के बने होते हैं। और तीसरा, सोल्डर। ये लेड और टिन का अलॉय है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इसीलिए मैकेनिक्स इसे इलेक्ट्रिकल वायर्स को आपस में वेल्ड करने के काम में लाते हैं। एंड फाइनली, सेक्शन 4, द बोर्ड एग्जाम चीट शीट। सर, ये सब लॉजिक और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तो एकदम क्लियर हो गए, पर एग्जाम में डायरेक्टली मार्क्स लाने की कोई आसान ट्रिक है? एग्जामिनर्स बेसिकली ऐसी डेफिनेशंस में क्या ढूंढते हैं? आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड। अगर एग्जाम में एलॉय का प्रिपरेशन पूछा जाए तो ये नोट हमेशा लिखना। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल और डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ये दोनों तुम्हारे गोल्डन कीवर्ड्स हैं। ये लिखोगी तो एग्जामिनर खुश होकर फुल मार्क्स देगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। सो अब हम चलते हैं वापस अपनी ओरिजिनल स्टोरी पर, द 1600-year-old आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। हाँ, अब मुझे पूरी बात बिल्कुल समझ आ रही है, क्योंकि प्योर आयरन पे तो नेचुरली रस्ट लग जाता है। तो क्या उन्होंने उस टाइम पे कोई स्पेशल टेक्निक या एलॉय यूज किया था? एग्जैक्टली। एंशिएंट इंडियन मेटल वर्कर्स बहुत बड़े मास्टर्स थे मेटलर्जी के। उन्होंने आयरन की प्रॉपर्टीज को इस तरह से मॉडिफाई किया और एक ऐसा रस्ट रेजिस्टेंस प्रोसेस डेवलप किया कि आज तक, लिटरली आज तक उस पर एक रस्ट का दाग नहीं लगा। दुनिया भर के साइंटिस्ट आज भी इस वंडर को स्टडी करते हैं। माइंड ब्लोन। सच में हमारे एंसेस्टर्स की साइंस और उनका ऑब्जर्वेशन कितना शार्प था। ट्रू, साइंस और हिस्ट्री का कितना ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है ये। थिंक अबाउट दैट नेक्स्ट टाइम यू सी अ रस्टी नेल और योर शाइनी गोल्ड रिंग। केमिस्ट्री हमेशा हमारे आसपास है, साइलेंटली मैजिक करती हुई। तो अगर ऐसा ही मैजिक और समझना है तो कीप क्वेश्चनिंग, कीप ऑब्जर्विंग। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।